हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं हूं श्वेतांगी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें मैंने चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कवर कर ली है। और आज हमारा होने वाला है आखिरी टॉपिक, जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पढ़ाया था और साथ में हमने पढ़ा था गॉस लॉ। आज हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, आखिरी टॉपिक है, मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार हम वापस से देख लें कि व्हाट इज गॉस लॉ। तो स्टेटमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम देखते हैं कि गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है। गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी ई डॉट डी एस की क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, जिसको हम इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल बना के डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, क्यू इज चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहता है गॉस लॉ। यहाँ पे क्यू क्या है बच्चों? क्यू है इनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है, स्पेस में कहीं की भी चार्ज नहीं लेंगे हम। हमारी जो सरफेस होगी, जो क्लोज्ड सरफेस होगी, उसके अंदर जो चार्ज होगी उसके नेट सम लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी सबके नेट सम लेंगे विद प्रॉपर साइन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैंने मेंशन किया, ऑब्वियसली इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस पॉइंट पे तुमने डीएस एरिया वेक्टर लिया है ना, उस पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू not only not only enclosed charge but all the charges, मतलब स्पेस में जितनी चार्जेस हैं सबकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज आपकी क्लोज्ड सरफेस के अंदर वाली भी है और बाहर वाली भी है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और डीएस आपको पता है क्या है, एक छोटी सी एरिया वेक्टर है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यूनिफॉर्म माना हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में समझा दी थी। तो ये हमारा गॉस लॉ है। अब बात आती है कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन, जिसकी वजह से हम डिफरेंट बॉडी की डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो बॉडी होती हैं, उनकी वजह से किसी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चों, तो हमें उससे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बिना उनके हम गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जल्दी से देख लेते हैं व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो। सबसे पहली बात तो गॉस लॉ को देख के, गॉस लॉ की जो आपका फॉर्मूला है उसे आप देख सकते हो। इस फॉर्मूले को आप देख के समझ सकते हो कि पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी क्या होने वाली है। 1 सेकेंड। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाली है कि गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, गॉस लॉ लिख लो, गॉस लॉ इज ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। ओके, सेकेंड वन इज, ये तो आपको फॉर्मूला भी से भी पता चल रहा है कि सिर्फ क्लोज्ड सरफेस, ये जो मैंने सर्कल बनाया है इस इंटीग्रल साइन के ऊपर, इसका मतलब। नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि गॉस लॉ, although Gauss law is applicable in any kind of situation, but we use Gauss law for the body having symmetry। जिस बॉडी में थोड़ी बहुत सिमेट्री होती है, बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी में ही हम गॉस लॉ का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। लिख लो, गॉस लॉ when system has symmetry। अब इस सेकेंड वाली जो पॉइंट है, इससे आप ये मत समझना कि गॉस लॉ सिर्फ सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल हर सिस्टम के लिए होती है, किसी भी तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, लॉ है। ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन हम इसका यूज सिर्फ सिमेट्री, जो सिस्टम सिमेट्रिकल होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कर सकते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट है मेरा। एंड थर्ड पॉइंट है कि जब कभी भी तुम्हें गॉस लॉ का यूज करना होता है, गॉस लॉ अप्लाई करना होता है किसी सिस्टम में, तो आपको हमेशा क्या करनी होती है, क्लोज्ड सरफेस फॉर्म करनी होती है। ठीक है, अब वो क्लोज्ड सरफेस जो होती है उसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो लिख लो, इन ऑर्डर टू अब ये गॉसियन सरफेस जो हम बच्चों ड्रॉ करते हैं ना, वो भी ऐसा नहीं कि कैसे भी हम क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ कर लेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड निकाल सकते हैं। हमें उस गॉसियन सरफेस को भी बनाने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे
किसी सिस्टम की वजह से मान लो किसी पॉइंट पे हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप जो गॉसियन सरफेस बना रहे हो, ऑब्वियसली दिस गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस और ये क्लोज्ड सरफेस होती है, तो जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, दिस गॉसियन सरफेस मस्ट कंटेन दैट पॉइंट, मतलब वो सरफेस पे, उस सरफेस पे जो इमेजिनरी सरफेस है मेरी, उस पे वो पॉइंट होना चाहिए। तो इसकी पहली पॉइंट लिख लो, आई मीन जो गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करोगे तो क्या किन किन बातों का ख्याल रखोगे, एक तो the surface must contain the point at which electric field is to be calculated, ठीक है, या फाउंड, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि आप जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे ना, थोड़ी सी उसमें हम थोड़ी सी दिमाग लगा के करेंगे ताकि उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना या तो पैरेलल हो, ठीक है, या तो परपेंडिकुलर हो। और अगर पैरेलल हो मतलब सरफेस के पैरेलल हो, ठीक है, सरफेस के अगर पैरेलल हो तो ठीक है, पैरेलल हो तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो तो थ्रू आउट द सरफेस, जिस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा क्यों है अभी आपको पता लग जाएगा, जैसे जैसे हम डिफरेंट सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, आपको धीरे धीरे मैं ये बातें क्लियर करती चलूंगी। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का पहला पॉइंट क्या है कि द सिस्टम मस्ट कंटेन द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E वेक्टर on the surface, throughout the surface, सिर्फ सरफेस की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, सरफेस इधर पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल का मतलब क्या हुआ, सोचो, मैं यहाँ पे गॉस लॉ जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको देख के समझते हैं। अगर यहाँ पे तुम्हारी ई वेक्टर अगर सरफेस के पैरेलल हो गई तो क्या बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे तुम्हारी जो एंगल हो जाएगी, जो एंगल होगी सरफेस के पैरेलल, समझो सरफेस के पैरेलल होने का मतलब क्या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, भाई सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है वो ऐसी ही तो बनेगी। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेरी सरफेस के पैरेलल है मतलब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब हमारी थीटा क्या होगी, थीटा क्या हो जाएगी यहाँ बच्चों, 90 डिग्री क्या होगी। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगी, सोचो यहाँ पे जब आप इस इंटीग्रेशन के अंदर लिखोगे ना, E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, where theta is the angle between electric field vector and area vector, तो 90 डिग्री cos 90 is 0। तो क्या हमारे लिए उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए क्या हम कह सकते हैं कि cos जो फाई है मेरी, जो फ्लक्स है वो वैनिश हो जाएगा बच्चों, वैनिश नहीं हो जाएगा, हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए फ्लक्स गया, ठीक है। देखो अच्छा, इधर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड कांस्टेंट, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हो तो कांस्टेंट होना है। अब इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं क्यों मैंने ऐसा बोला। देखो परपेंडिकुलर और अगर होगी, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज माय सरफेस, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर, सरफेस की एरिया वेक्टर तो यही हो गई, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों ही पैरेलल हो गई ना। तो बच्चों क्या थीटा की वैल्यू क्या जीरो नहीं हो गई? अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो जब मैं गॉस लॉ अप्लाई कर रही हूँ तो क्या लिख सकती हूँ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos theta cos 0 1 E into ds। और मैंने दूसरी बात साथ साथ यहाँ पे ऐड की है, परपेंडिकुलर एंड कांस्टेंट, मतलब परपेंडिकुलर के लिए तो cos थीटा तुम्हारी चली गई, cos थीटा की जगह पे 1, एंड कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बच्चों तो कैन वी पुल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ दिस इंटीग्रल साइन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक बार इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया तो क्या मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं आ जाएगी, सोचो, E फिर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds ओनली, तो अब हमें सिर्फ ds की इंटीग्रेशन लेनी है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हमारे लिए अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो जो गॉस लॉ अप्लाई, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ उससे तो
इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू निकालनी है ना। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से हमारी इंटीग्रेशन के बाहर आ गई, तो बाकी की चीज़ों को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए और जो अननोन क्वांटिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगी। तो ये चीज़ें आपको थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया, बट अभी जो इसे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो हम एप्लीकेशन बेसिकली जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं गॉस लॉ से। तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है इससे पहले कुलम्स लॉ से, ठीक है। कुलम्स लॉ की वजह से फोर्स निकलती है एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, याद है। F by Q naught that is electric field due to a point charge that is KQ by R square. Point अब देखते हैं गॉस लॉ। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये समझ में आना चाहिए, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अननोन है। चलो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, बिल्कुल अपने आप को ना वो सोच के करो कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही नहीं कितनी है। लेकिन एक बात बच्चों, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता होगी हमें, लेकिन कुछ चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए, अदरवाइज फिर गॉस लॉ जैसे पॉइंट्स में बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल या कांस्टेंट, तो आपको थोड़ी बहुत तो आइडिया होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता होगी तो फिर आप गॉसियन सरफेस कैसे लोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए एंड ये पता होना चाहिए कि वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कांस्टेंट, मतलब आपको उस लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कांस्टेंट है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो आप कहीं लिख लो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो बिल्कुल तो ये सब चीजें लिख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर दो क्योंकि एमसीक्यूज में ये सब क्या लिखोगे। चलो ये मैं सिर्फ 2022 के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, जो 22 में बोर्ड देने वाले उनके लिए कह रही हूँ, यानी जिनका एग्जाम नवंबर में होने वाला है उनके लिए। आई ये मेरी पॉइंट चार्ज है, अब मुझे इसकी वजह से मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट P है मेरी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस लॉ यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा गॉस लॉ की क्या क्या मैंने पॉइंट्स बताए कि आपको जो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए, यानी दैट पॉइंट मस्ट बी ऑन द सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस, जो हम अभी इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो इस सरफेस में ये P होनी चाहिए। अब ये सरफेस हम कैसे लें, सरफेस हमने क्या किया, स्फेरिकल ले लिया। क्यों स्फेरिकल लिया बच्चों, क्यों स्फेरिकल लिया, क्यूब ले सकते थे, क्यूबॉइड ले सकते थे, सिलेंडर ले सकते थे, हमने स्फीयर ही क्यों लिया। वजह ये है कि अगर मेरी पॉइंट चार्ज यहाँ रखी है तो इससे सर्टेन डिस्टेंस पे, मान लो r डिस्टेंस की मैं बात करूं, 1 मीटर की बात करूं, तो 1 मीटर की दूरी पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, यहाँ वही होगी, यहाँ वही होगी, इस पॉइंट पे वही होगी, उस पॉइंट पे वही होगी, नीचे की तरफ, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी। क्या बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब जो मेरी स्फीयर बनेगी, स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी बच्चों, अगर हमने इस पॉइंट को उसके सेंटर पे अज्यूम किया है तो हम क्या करते हैं ना, इस पॉइंट को तो इसके हमने सरफेस पे ले ही लिया। अब हमारा जो गॉस लॉ है क्या कहता है, वो कहता है कि E डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरी चार्ज इनक्लोज तो क्यों ही है, मैं ये गॉसियन सरफेस जो है वो चार्ज तो इनक्लोज करिए क्यों अमाउंट की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास अभी दो चीजें हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों को वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स। तो हमको सबसे पहले एक बात देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक छोटी सी डीएस यानी डीएस वेक्टर ले लिया, यानी एरिया वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में बच्चों। क्या यहाँ पे एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगी, हाँ, तो मान लिया ये मेरी डीएस वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी रेडियली आउटवर्ड क्या इसी डायरेक्शन में नहीं होगी, होगी कि नहीं बच्चों। अच्छा इस सरफेस के इस पॉइंट पे तो चलो थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, व्हाट अबाउट अदर पॉइंट्स, मान लो यहाँ पे भी मैंने लिया होता अगर, तो क्या यहाँ पे भी वही सीन होता। क्या एरिया वेक्टर मेरी ऑलवेज किसी भी, अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो मैंने क्या बताया था बच्चे की, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ना फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो मेरी ये वॉल्यूम है ना क्लोज्ड सरफेस की, तो इसके अवे हमेशा, तो दिस इज माई डीएस वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लोगे तो दिस इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो हर जगह तुम्हारी
जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर है वो 0 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है ये लास्ट वाली देखो, परपेंडिकुलर एंड कांस्टेंट, तो दोनों चीजें आ रही हैं। क्या इस सरफेस के थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज सेम डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। तो यानी अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को वापस से क्या लिख सकती हूँ बच्चों, ई डी एस कॉस, क्या कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, ओवर द क्लोज्ड सरफेस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्या, दैट इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज क्या, ई कांस्टेंट है बच्चे, क्या ई को हमने आराम से इलेक्ट्रिक इस इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया, ds cos 0 इज 1, तो दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ds की क्लोज्ड इंटीग्रल यानी इस गॉसियन सरफेस की जो क्लोज्ड इंटीग्रल है, इस टोटल सरफेस एरिया है, क्या वो 4 पाई आर स्क्वायर होगी। मान लो हमने जो गॉसियन सरफेस ली है वो आर की ली है, वो आर रेडियस के लिए जो स्फीयर ली है, तो यहाँ पे लिख लो इस जगह पे, व्हाट इज दिस, दिस इज Gaussian surface which is spherical in shape, spherical, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E multiplied by 4 pi r square, this is the surface area of a sphere, equals q by epsilon naught, E equals q by 4 pi epsilon naught r square। बच्चों क्या समझ आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या हम k लिख सकते हैं q बाय आर स्क्वायर। क्या यही होती है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, समझ रहे हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पहले से पता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इससे मैग्नीट्यूड मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेरी, नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक स्ट्रेट वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और वो इनफाइनाइट लेंथ की है, यानी ये मेरी स्ट्रेट वायर है और ऑब्वियसली ये इन्फिनाइट तक गई है, नीचे भी ये इन्फिनाइट तक गई हुई है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है ना, तो यहाँ पे हमारी जो चार्ज डेंसिटी होगी व्हाट कैन वी यूज, हाँ क्या दे रखी होगी, मे बी लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखी होगी बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ ये दिया होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें पहले से क्या पता होना चाहिए, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हाँ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, किसी चार्ज्ड वायर की वजह से ना बच्चों, इन्फिनाइटली लेंथ की जो वायर होती है, स्ट्रेट वायर होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये अगर एक्सिस है, जैसे अगर ये तुम्हारी चार्ज्ड वायर है तो इससे तुम्हारी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कह सकते हो, परपेंडिकुलर टू द वायर, तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वायर, या कह सकते हो कि रेडियली आउटवर्ड कह सकते हो। अगर ये मैं सर्कल बनाऊं तो ये रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज्ड लाइन। आई बात समझ बच्चों। तो यहाँ पे अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम गॉसियन सरफेस को कैसे लें। कैन वी टेक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, सोचो पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मैंने डायरेक्शन बता दिया तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन चार्ज। अब मुझे बताइए कि व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस, कैन वी टेक इट एज अ स्फेरिकल। सोचो अगर मैं स्फेरिकल लेती हूँ बच्चों, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैंने स्फेरिकल ले लिया, ये मेरी गॉसियन सरफेस है, हाँ मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इट इज ऑलवेज, इट इज रेडियली आउटवर्ड, भाई यहाँ पे भी ऐसी होगी, यहाँ पे भी ऐसी होगी, यहाँ पे भी ऐसी, यहाँ ऐसी, हर पॉइंट पे। अगर मैं सिर्फ स्फेरिकल सरफेस की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज ऑलवेज आउटवर्ड, मैग्नीट्यूड डिफर करती है रेडियस पे, ठीक है। और एक डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। ऐसे समझ लो कि अगर मेरी ये वायर है ना, तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो इस सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी, और ये हमेशा क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी, इस तरीके से। बात आई समझ बच्चों, हाँ
ठीक है। अब यहाँ जो मैंने स्फीयर बनाया है बस इस प्लेन की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, इस प्लेन पे तो ऐसी होगी, समझ रहे हो, ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मान लो मैंने इस जगह पे एरिया वेक्टर लिया, इस जगह पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इट इज मेकिंग 0 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे cos 0 तो तुम्हारी हो गई 1। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, यहाँ पे अगर मैं एरिया वेक्टर लूँ तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, क्या कुछ सर्टेन एंगल बन रही है, यहाँ पे एरिया वेक्टर लोगे तो फिर से सर्टेन एंगल, और वो एंगल भी डिफर कर रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे, बिकॉज सारी पॉइंट जो है इस स्ट्रेट वायर से डिफरेंट डिस्टेंस पे है, अगर डिफरेंट डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग होगी। तो एक बात तो समझ आ जाती है हमें कि यहाँ पे हम स्फीयर नहीं ले सकते, स्फीयर लेंगे तो हम किस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सोचो क्या ले सकते हैं, क्या सिलेंडर ले सकते हैं बच्चों? क्या कोई सिलेंड्रिकल सरफेस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए सिलेंड्रिकल सरफेस देख के लेते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं। मान लो मेरी सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और लेंथ है इसकी l, मान लो एक छोटी सी मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस ली है, ये क्लोज्ड सरफेस है, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सिलेंडर है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, गॉसियन सरफेस हर कुछ एक्सप्लेन करूंगी मैं। यहाँ पे मुझे पता है लेंथ क्या है इसकी, l। चलो सबसे पहले गॉस लॉ लिखते हैं, क्या है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E इक्वल्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले तो चार्ज इनक्लोज्ड कितनी है, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ली है L लेंथ की, ये कितनी चार्ज इनक्लोज कर रहा है बच्चों, इतनी चार्ज इनक्लोज कर रहा है। क्या मेरी इतनी पोर्शन ही पूरे स्ट्रेट वायर की, बस इतनी पोर्शन जो है वो इस सिलेंडर के अंदर है, बस इतनी पोर्शन सिलेंडर के अंदर है बच्चों। अगर इतनी पोर्शन बस सिलेंडर के अंदर है तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगी वो क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। तो क्या हम कह सकते हैं Q इक्वल्स लेमडा इंटू DL। इस बात को समझो, क्या ये समझ आया कि ये जो हमारी चार्ज जितनी इनक्लोज कर रही है, भाई इनक्लोज्ड चार्ज तो इतनी सी होगी ना, दिस इज माय इनक्लोज्ड चार्ज, यही तो होगी मेरी इनक्लोज्ड चार्ज जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है। हाँ, तो ये क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरी राइट हैंड साइड क्लियर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करते हैं अब। चलिए, तो यहाँ पे मान लो किसी पॉइंट पे मैंने एरिया वेक्टर ली, मान लो मैंने यहाँ पे एरिया वेक्टर ली, इस जगह पे मैंने एरिया वेक्टर बनाया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर हो गई, ds वेक्टर। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ऐसे इसके थ्रू ही जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ds वेक्टर के बीच की एंगल कितनी आ रही है, 0 डिग्री आ रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सरफेस के परपेंडिकुलर है। इनफैक्ट एट एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। जैसे फिर से मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये मेरी लाइन है ना तो इससे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इन ऑल डायरेक्शन, हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, हर डायरेक्शन में होगी। समझ आ रही है बात बच्चों? और ऑब्वियसली किसी सेम डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस पूरे जो मैंने एक तुम्हारी सिलेंड्रिकल सरफेस बनाई है ना, तो इसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मेरी एक बात तो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था वो मेरी यहाँ पे क्लियर है। लेकिन क्लोज्ड सरफेस यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी स्फेरिकल आई मीन जो कर्व्ड सरफेस है वो थोड़ी ना है, हाँ, ऊपर वाले जो दो फ्लैट सरफेस है वो भी तो मेरी क्लोज्ड सरफेस का पार्ट है, नहीं है क्या? तुम क्या करते हैं ना, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस को ना 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं, 3 पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। एक तो इंटीग्रेशन ओवर द ओपन सरफेस, ठीक है। कौन सी, ऊपर वाली ले लेते हैं, फ्लैट सरफेस, ठीक है। नीचे वाली फ्लैट सरफेस ले लो फिर से, E डॉट ds, फ्लैट सरफेस नीचे वाली बच्चों। अच्छा, और ले लो कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस है मेरी,
और राइट हैंड साइड में लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए फ्लैट सरफेस की पहले बात करें, ऊपर वाले की बात करते हैं। यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ऊपर की तरफ ये है मेरी डीएस वेक्टर, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने क्या बताया, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो ये क्या ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेरी इस पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल बन रही है बच्चों। हाँ, किसी भी जगह जाओगे तो एरिया वेक्टर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एंगल होगी 90 डिग्री होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लैट सर्फेस के लिए जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, जीरो, बिकॉज कॉस थीटा इज कॉस 90 विच इज जीरो। तो क्या ये वैनिश हो गया, वैनिश हो गया क्या, वाई, यहाँ पे रीजन जरूर लिख लेना, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। What about the bottom flat surface? क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन होगा, अगर मेरी ये सरफेस एरिया वेक्टर मैंने ली है तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेन डायरेक्शन जो होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, या कह सकते हो पैरेलल टू सरफेस। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, अगेन the angle is 90 degree, so it will also not exist theta equals, because theta equals 90 degree। तो दोनों फ्लैट सरफेस कोई भी फ्लक्स, दोनों की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगी। What about curved surface? हाँ, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे तुम्हारी जो एंगल है ना दैट इज 0 डिग्री, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस, सरफेस पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर कैन वी राइट दैट ई को बाहर ले सकते हैं, ds को, और cos थीटा मेरी क्या हो गई, सॉरी cos 0 1 हो गई, ओवर द कर्व्ड सरफेस इक्वल्स लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई हमें नहीं पता, ds, अच्छा कर्व्ड सरफेस की एरिया क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस की एरिया क्या होगी बताओ। अगर मान ली इस सिलेंडर की जो रेडियस है ना, द रेडियस इज r, रेडियस इज r, तो कर्व्ड सरफेस की एरिया क्या हो गई, 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई l, ये तो होगी ना 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई l। किसी सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस की एरिया यही तो होती है बच्चों, नहीं होती क्या, ये तुम्हारी r है, अगर इसको एक साइड से तुम कट कर दो, कट लगा दो, अगर l लेंथ है तो क्या ये खुल के एक रेक्टेंगल नहीं बन जाएगी, रेक्टेंगल बन गई, तो रेक्टेंगल की इस साइड की लेंथ तुम्हारी l है, और ये साइड की लेंथ वही होगी जो इस सर्कल की, इस सिलेंडर की पेरीमीटर की लेंथ थी जो 2 पाई r है, तो आपकी जो एरिया होगी वो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय l हो गई, इक्वल्स क्या है, लेमडा l बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, e की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, इक्वल्स लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर k के टर्म में लिखना चाहो बच्चों तो k के टर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप k लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, k 2k लेमडा बाई r। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन का पता है तुम्हें ऑलरेडी। तो ये मेरी दूसरी एप्लीकेशन जिसमें मैंने इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली। ठीक है, थर्ड है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट, यानी मेरे पास एक चार्ज्ड प्लेन शीट है जिसकी डायमेंशन इन्फिनाइट है, यानी उसके एज की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो हमको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यानी मैं एक प्लेन शीट का एक पार्ट बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसकी ऑब्वियसली जो एज है उसके बारे में हमें नई इन्फॉर्मेशन है, तो एक छोटा सा पार्ट मैंने बना दिया, हालांकि ये इन्फिनाइट तक फैली हुई है। ठीक है, इस बात को इमेजिन करो आप। अच्छा, अब हमें गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इस बात का ख्याल रखेंगे हम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा इस जगह पे रफ वर्क कर रही हूँ। ठीक है, अगर मान लो ये मेरी प्लेन शीट है, पहले तो हम ये पता करें कि हमारी गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे, तो स्फीयर से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे सिमेट्रिकल जो डायग्राम होता है वो स्फीयर होता है ना बच्चों, एक सिंगल रेडियस से तुम एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो, है ना, एक सिंगल क्वांटिटी से तुम स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो। क्यूबॉइड वगैरह के लिए तुम्हें या सिलेंडर के लिए तुम्हें 2 चीज कम से कम चाहिए ना, एक तो रेडियस चाहिए, ऊपर से लेंथ चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, पर सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल फिगर होता है स्फीयर। चलो स्फीयर को देखते हैं पहले। अगर मैं यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लूँ तो क्या होगा, पहले तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से है क्या है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनाइटली
चार्ज प्लेन शीट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, ऑलवेज प्लेन से परपेंडिकुलर। ये शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसी और इस साइड से ऐसी, ठीक है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन पहले से है। मैंने क्या किया, अभी एक गॉसियन सरफेस बनाया जो क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर बनाया मैंने, ठीक है, स्फीयर बनाया। क्या होगा बच्चों, क्या वहां यहाँ पे भी वही बात होगी जो लास्ट वाले में हुई थी, सिलेंडर के केस में हुई थी। क्या यहाँ पे भी हर पॉइंट पे जो मेरी एरिया वेक्टर है इट इज एट डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, भाई ये मेरी एरिया वेक्टर है बच्चों, दीज आर माई एरिया वेक्टर एट डिफरेंट पॉइंट, नहीं है क्या, दिस इज माई एरिया वेक्टर। इसका मतलब, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, हमेशा आपकी नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन है, नॉर्मल टू प्लेन, तो ये एंगल तो डिफर कर रहा है हर पॉइंट पे, एंगल तो डिफरेंट है ना। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ये हमें नहीं पता, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, हम नहीं जानते उसके बारे में कुछ, ठीक है। वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट, ये आपको डेरिवेशन के बाद आपको मैं समझा दूंगी। अभी फिलहाल मुझे नहीं पता क्या होती है वैल्यू, बट ये जो एंगल है वो तो वेरी कर रहा है, तो एंगल वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हम स्फीयर भी नहीं यूज कर सकते। चलिए स्फीयर हमारा कैंसिल हो गया, हमने स्फीयर सोचा था जो कि हम यूज नहीं कर सकते। अब क्या यूज कर रहे हैं, सिलेंडर यूज करके देखते हैं। भाई लास्ट टाइम पे सिलेंडर तो हमारा काम कर गया था ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो क्या पता यहाँ भी काम कर जाए, यहाँ भी काम कर जाए। देखते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस में क्या होता है बच्चे। ये मेरी प्लेन शीट है और मैंने यहाँ पे इमेजिन किया एक गॉसियन सरफेस जो क्या है, सिलेंड्रिकल है, जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है। शीट के बच्चे, शीट के उस साइड है, आधी पोर्शन शीट के उस साइड है, यानी मेरी ये शीट है और यहाँ पे मेरी सिलेंड्रिकल सरफेस है, मतलब इस शीट को ऑब्वियसली इंक्लूड करती हुई, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या अब भी तुमको वो चीजें दिख रही है क्या, इसकी जो फ्लैट वाली साइड है बच्चे, इसकी जो फ्लैट वाली ऊपर नीचे फ्लैट वाली साइड है, तो फ्लैट साइड पे तुम्हें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी अपवर्ड होगी, दिस इज माई एरिया वेक्टर, ऑलवेज अपवर्ड, और नीचे वाले भी डाउनवर्ड होगी एरिया वेक्टर। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज नॉर्मल टू प्लेन सरफेस, तो आप कह सकते हो नॉर्मल टू द अलोंग द प्लेन फ्लैट सरफेस। तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे, ये चलो ये अच्छी बात है, फ्लैट सरफेस में ये वैलिड है। फ्लैट सरफेस के लिए हम गॉस लॉ आई मीन जो फ्लक्स है वो निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट कर्व्ड सरफेस, क्या कर्व्ड सरफेस के लिए हम कर सकते हैं बच्चे, क्या कर्व्ड सरफेस पे आप एरिया वेक्टर अगर यहाँ लोगे तो क्या ये इस डायरेक्शन में नहीं होगी, यहाँ पे एरिया वेक्टर लोगे तो क्या ये इस डायरेक्शन में नहीं होगी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पे क्योंकि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना दैट इज ऑलवेज पैरेलल, आई मीन परपेंडिकुलर टू प्लेन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर लोगे तो इट इज इन दिस डायरेक्शन, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो आप यू कैन नॉट यूज दिस, यू कैन नॉट यूज द कर्व्ड सरफेस, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। तो बच्चे ये सिलेंड्रिकल जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वी कैन नॉट यूज इट एज वेल। तो सिलेंड्रिकल सरफेस इज नॉट सॉल्विंग आवर पर्पस, एटलीस्ट दिस शुड नॉट बी द ओरिएंटेशन ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। तो क्या करें, अब क्या करें, क्या करें, तो चलो सिलेंड्रिकल सरफेस ही रख लेते हैं, लेकिन अब इसकी क्या करते हैं ना, ओरिएंटेशन बदल देते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, ओरिएंटेशन बदल के देखते हैं। हमने क्या किया इस बारी, अब इसे मैं मेन डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल में डायग्राम होने वाला है। मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, इसको ऐसे रख दिया, इस पोर्शन से ये इसको क्रॉस कर रही है, ये है इसकी बीच वाली पोर्शन जहां से इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये मेरी सिलेंड्रिकल सरफेस है। चलो गॉस लॉ लिखते हैं, क्या है गॉस लॉ, कहता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल्स इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस ये जो शीट दी है ना हमें, ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है बच्चे, बिल्कुल। लेकिन मेरी जो गॉसियन सरफेस है ये मेरी क्या है, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। मेरी गॉसियन सरफेस क्या कुछ पार्ट को इनक्लोज कर रही है, मेरी गॉसियन सरफेस क्या बच्चे सिर्फ इस पार्ट को इनक्लोज कर पा रही है, सिर्फ इस पार्ट को, समझ रहे हो, बस यही पार्ट, तो ये मेरी गॉसियन सरफेस है तो बस यही वाली पार्ट इनक्लोज कर पा रही है। तो क्या कितनी चार्ज होगी उस पार्ट में, अगर मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन, देखो प्लेन शीट है ना, तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी रहेगी मुझे, हाँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो क्या होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मैंने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है इसकी ना, सपोज तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास सपोज इसकी रेडियस है, इस सिलेंडर की तुम्हारे पास रेडियस है, या सिंपली मैं एरिया कह देती हूँ। मान लो इस फ्लैट सरफेस की एरिया ए दी हुई है तुमको, पहले से ये एरिया ए दी हुई है, और दोनों साइड से लेंथ तुमने सेम लेके चल रहे हो, यानी दोनों साइड भी लेंथ एल है, पीछे की साइड भी लेंथ एल है। सिमेट्रिकल डायग्राम मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। तो मुझे बताओ ये राइट हैंड साइड में हम क्या इसको क्लियर कर सकते हैं, लिख सकते हैं सिग्मा इंटू दिस एरिया ए। क्या यही वो एरिया है जिसपे जितनी चार्ज होगी वही ये गॉसियन सरफेस इनक्लोज कर रहा होगा? हाँ, क्या इसकी एरिया, इस सरफेस की एरिया ए है? हाँ, तो चार्ज कितनी इनक्लोज कर रहा होगा? सिग्मा इंटू ए। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी हमने अभी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, चलो वापस से हमारे यहाँ पे कितने सरफेस हम ले सकते हैं? 3 सरफेस, एक तो तुम्हारी कर्व वाली पार्ट, दूसरी 2 फ्लैट सरफेस। तो दोनों फ्लैट सरफेस की पहले बात कर लें, या कर्व साइड की बात कर लें। लिख लो, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फ्लैट साइड, प्लस ई डॉट डी एस अगेन फ्लैट साइड, प्लस ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एंड कर्व वाली पार्ट, कर्व एरिया, इक्वल सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, चलो फ्लैट वाले की बात, फ्लैट सरफेस की बात करते हैं। थोड़ी सी डायग्राम को ना मैं देखो, इस फ्लैट सरफेस की बात हम करें, इस फ्लैट सरफेस पे तुमने किसी पॉइंट पे एरिया वेक्टर ली, वो इस डायरेक्शन में आती है, डी वेक्टर या डीएस वेक्टर तुमने लिखा है ना, डीएस वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने क्या बताया, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये भी इसी डायरेक्शन में आएगी, ई वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एंगल हो रही है 0 डिग्री की, एंगल 0 डिग्री है यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर की वैल्यू आपको नहीं पता, बट सेम डिस्टेंस में तो सेम ही होगी ना थ्रू आउट दिस फ्लैट सरफेस। तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड, तो क्या कांस्टेंट होगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ई को हम आराम से बाहर ले सकते हैं और अंदर बचेगा सिर्फ ds की इंटीग्रेशन। डॉट क्यों हटा, क्योंकि cos 0 1, ठीक है। प्लस क्या पीछे के साइड में भी जो फ्लैट सरफेस होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज माय ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन यही हो गई, सेम डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही होगी जो अभी पहले वाले केस में मैंने लिखी है। तो यहाँ पे क्या ई ds हो गया अगेन, प्लस कर्व्ड सरफेस की बात कर ले बच्चे, कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं। चलो यहाँ पे इस जगह पे मैंने एक प्लेन एक एरिया वेक्टर ली है किसी पॉइंट पे, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी हमेशा, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माय डीएस वेक्टर 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री। अगेन इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे तुम्हारी एरिया वेक्टर आगे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, अगेन 90 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमेशा इस सरफेस के, जो हमारी क्लोज्ड सरफेस है बच्चे, जो हमारी कर्व्ड सरफेस है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस के पैरेलल है? सोचो, पैरेलल ही होगी ना, क्लोज्ड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है उसके पैरेलल होने का मतलब ये है ना कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सरफेस के पैरेलल होने का मतलब तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब जो हमारी ये वाली टर्म है ना, थर्ड वाली, ये क्या हो जाएगी 0। क्यों 0? वजह लिख लो यहाँ पे, क्यों 0? बिकॉज दी थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब हो गया ई डी एस कॉस 90, दैट इज 0, ठीक है, कॉस 90 0। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 0 आ गई, इक्वल सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ds? भाई इस फ्लैट सरफेस की जो एरिया है वो क्या है, ए ही तो है बच्चे, यही तो मैंने अज्यूम किया है। तो ई ए प्लस ई ए इक्वल सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया बच्चे, क्या ट्वाइस ई इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ए कैंसिल हो गया, ए कॉमन ले लो, कट कर दो दोनों साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों, ये जो तुम्हारे पास सामने फॉर्मूला मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या ये प्लेन सरफेस के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? क्या यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस की बात है कि प्लेन सरफेस से तुम कितनी दूरी पे जाओगे तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सरफेस इज ऑलवेज कांस्टेंट,
ठीक है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी भी जगह पे जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो दैट कैन बी ड्यू टू अ प्लेन इन्फिनाइटली लार्ज चार्ज प्लेन सरफेस। ठीक है, ये हो सकता है कि जो सोर्स है उस फील्ड की, किसी यूनिफॉर्म फील्ड की जो सोर्स है ना बच्चे, वो एक चार्ज्ड प्लेन शीट भी हो सकती है जो कि इन्फिनाइट, इसकी डायमेंशन इन्फिनाइट है। यानी अगर मैं इसकी वजह से, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये एप्लीकेशन इसकी मैंने कंप्लीट कर दी, दिस इज व्हाट जो कि आपके सिलेबस में है। अब थोड़ा सा आगे बता रही हूँ मैं तुम्हें कि अगर मैं इसकी वजह से तुमसे पूछूं ना कि क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो बच्चे ये यूनिफॉर्म होगी, इक्वी स्पेस्ड, इक्वी डिस्टेंट ये होगी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। पीछे की तरफ भी वही होगा, पीछे बैक साइड भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात कर लें। अब हमारी जो चार्ज सिस्टम है वो है हॉलो स्फीयर, जिसको हम शेल भी कहते हैं। इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो कैसे निकालें? एनसीईआरटी में ये शेल नाम से दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी चार्ज होने वाली है इस बार ना, चार्जेस कहाँ होने वाली है, किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। चार्ज मेरी कहाँ होगी बच्चे, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। हॉलो स्फीयर है ना, अंदर तो वॉल्यूम है ही नहीं। अब एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना बच्चे, ये कहाँ कहाँ हो सकती है मैंने तुम्हें बताया है किसी इससे पहले वाले थर्ड या फोर्थ पार्ट में शायद बताया मैंने तुम्हें, कहाँ कहाँ ये पॉसिबल हो सकती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या तो तुम्हारा बॉडी हॉलो हो, यानी अंदर कोई वॉल्यूम नहीं हो, तो वो कंडक्टर नॉन कंडक्टर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर से ये बात तो क्लियर हो रही है। या अगर मेरे पास अगर एक सॉलिड कंडक्टर भी होता ना, सॉलिड कंडक्टर भी होता, आई मीन सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर भी होता, तो भी हमारी जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती कहाँ होती, मतलब सरफेस पे ही होती। ठीक है, हमें पता है ना कि चार्जेस रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस फॉर अ कंडक्टर। मीन कंडक्टर की हमेशा सरफेस पे ही चार्ज होती है, ये हम जानते हैं ना पहले से, दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो हमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकालना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वॉल्यूम से क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो चार्ज से मतलब होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होता है बच्चों। तो यहाँ पे चार्ज अगर सरफेस पे है, कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, कुछ भी हो, समझ रहे हो मेरी बात, वॉल्यूम हो या नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही होगी जो वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा सिर्फ। तो यहाँ पे इस टॉपिक को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो तुम्हारी हॉलो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, या तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, या तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। तो चलिए देखते हैं, मेरे पास ये तुम्हारी एक स्फेरिकल बॉडी कह सकते हो, चार्ज तुम्हारी सिर्फ सरफेस पे रखी है, इसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ कहाँ हो सकती है, एक तो इसके इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर और ऑन द स्फीयर, मतलब ऑन द सरफेस। तो बारी बारी से हम देख लेते हैं। चलो सबसे पहले, अच्छा यहाँ और क्या दिया हुआ है, स्फीयर की डायमेंशन दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है कि ये जो स्फीयर है ना, ये मेरी कैपिटल आर रेडियस की स्फीयर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये टोटल चार्ज दी हुई है, ये मान लो मेरे पास अभी टोटल चार्ज क्या दी हुई है, Q इज द टोटल चार्ज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मेरी जो पॉइंट है ना बच्चे, पॉइंट अगर इन साइड है, मान लो यहाँ पे कहीं पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो ये पॉइंट मान लो इसके सेंटर से ना स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला केस हमारा कि इफ दिस स्मॉल r, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, है ना, इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, या कह सकते हो सिंपली इनसाइड, या कह सकते हो सिंपली इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे हमें पता है गॉस लॉस की एप्लीकेशन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है हम उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए गॉसियन सरफेस बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ही स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल। ठीक है, ये मेरी डॉटेड लाइन जो है गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ पे अगर गॉस लॉ अप्लाई करते हो तो क्या, ठीक है, गॉस लॉ होगी Q बाई एप्सिलॉन, हियर Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड। भाई Q क्या होती है, Q होती है इनक्लोज्ड चार्ज बाई कौन इनक्लोज करता है इस चार्ज को, हाँ, बाई गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस जो एक क्लोज्ड सरफेस होती है, जो इमेजिनरी सरफेस होती है, वो जितनी चार्ज इनक्लोज करता है वो हम राइट साइड में लिखते हैं।
मुझे बताओ यहाँ जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया कितनी चार्ज इनक्लोज कर रही है, क्या ये जीरो चार्ज इनक्लोज नहीं करी बच्चों? तो यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड जीरो नहीं हो गया? क्या अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो गया? हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो ये जब कोई पॉइंट अगर हम अंदर लेंगे किसी भी हॉलो स्फीयर की वजह से, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? जीरो होगी। अच्छा, सेकेंड केस लेते हैं। if the point is outside the sphere और से द रेडियस, यानी मान लो मेरी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, इस पॉइंट पे कहीं है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड दिस आर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ पे अब एक गॉसियन सरफेस ले लो, इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस ले लो, भी स्फेरिकल है ये, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप। तो ये दोनों ही मेरी गॉसियन सरफेस है बेटा, ये दोनों ही मेरी गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मैंने जो पॉइंट ले रही हूँ दैट इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड। ठीक है, अगेन मैं गॉस लॉ लगाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स व्हाट? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बाय आरएचएस में जो चार्ज मेरी है क्यों ही तो है, चार्ज मेरी क्यों ही तो है, ठीक है। जो बाहर वाली जो गॉसियन सरफेस है वो टोटल चार्ज कितनी इनक्लोज कर रही है, जो स्फीयर पे चार्ज, स्फीयर की चार्ज है। तो यहाँ से अब यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, देखो पहले वाले केस में मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अब करने की जरूरत है। यहाँ पे मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस पे ध्यान देना, हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं। ये जो मैंने इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल लिखा है ना, इट इज ऑन द गॉसियन सरफेस, इस बात का ध्यान दो। इस गॉसियन सरफेस पे जो इमेजिनरी सरफेस है, इस पे हम छोटे से किसी पॉइंट पे अगर हम डीएस वेक्टर ले, तो डीएस वेक्टर हमेशा क्या होगी? अवे फ्रॉम दी बेसिकली रेडियली आउटवर्ड, और यू कैन से इट इज नॉर्मल टू द सरफेस डीएस वेक्टर। और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यही हो गई, नहीं हुई क्या? इनफैक्ट हर पॉइंट पे यहाँ पे भी जाओगे तो डीएस वेक्टर क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ई वेक्टर भी क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? क्या मैग्नीट्यूड अगर सेम किसी सेम डिस्टेंस पे जाओगे तो सेम डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड भी सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये वही वाली कंडीशन हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे तुम्हारी जो ये वैल्यू है क्या लिख सकते हैं? ई को बाहर लिख दे, ds एंड cos व्हाट? cos जीरो नहीं हो गई, q एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया बच्चे? फाइनली ई को बाहर लिख दो, ds cos जीरो 1 हो गई। ds की क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो गई? 4 पाई। अब क्या लिखे? 4 पाई कौन सी? आर स्क्वायर। भाई सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होती है। किसकी सरफेस एरिया ले रहे हैं? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। हम इस स्फीयर की सरफेस एरिया नहीं लिख रहे हैं बेटा, हम जो राइट लेफ्ट में लिख रहे हैं ना, दिस इज द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑन दिस गॉसियन सरफेस। इस बात को समझो, इट इज द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑन द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की हमको एरिया लिखनी है ना, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं फर्दर? ई हमें जानना है ना, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिख दिया आर स्क्वायर, या E इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन K लिख लो ऊपर आर स्क्वायर। क्या ये जो मेरे पास फॉर्मूला दिख रहा है, क्या ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जैसा नहीं दिख रहा? यानी किसी हॉलो स्फीयर की वजह से स्फीयर के बाहर आउटसाइड अगर कोई पॉइंट लेते हैं, तो वी कैन कंसिडर द होल स्फीयर एज इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट एट इट्स सेंटर। हम ये सोच सकते हैं कि पूरी की पूरी जो चार्ज है स्फीयर की, वो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसकी उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी होती ना, वही इस हॉलो स्फीयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मेरी जीरो होती है। तो ये आपको ये दो रिजल्ट आता है, ये दो रिजल्ट आता है, एक आउटसाइड वाला और एक इनसाइड वाला, है ना। और व्हाट अगर चार्ज तुम्हारी सरफेस पे हुई, तो बिल्कुल सरफेस पे बच्चे, हालांकि कहने को तो बहुत जगह तुम देख लोगे ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ तुम कई जगह तुम देख लोगे। कैसे? ऐसे इस तरीके से कुछ, मतलब अगर ऐसा होगा तो, यानी यहाँ पे अगर बिल्कुल सरफेस पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी, कहने को में से कह देते हैं। लेकिन बिल्कुल चार्ज पे ना, किसी भी चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे ना, तो वो अनडिफाइंड होता है, वो हम नहीं निकाल सकते। यानी आपकी बिल्कुल जस्ट बाहर, चार्ज के जस्ट बाहर, मतलब जस्ट उससे थोड़ी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये दिमाग में बात रखना। एनीवेज, लेकिन आप समझ सकते हो कि सरफेस पे चार्ज लगभग के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आई? अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करके समझाऊं? ग्राफ थोड़ी बना देती हूँ। यहाँ देखो,
ये मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है r, स्मॉल r, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो ये पॉइंट है जहां पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होती है, ये पॉइंट है जहां पे स्मॉल r इक्वल 0, मतलब ये सेंटर वाली बात हो गई। अच्छा, यहां से यहां तक अप टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, अप टू सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 होगी? हाँ। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये अचानक से जंप करती है किसी इस पॉइंट पे, और उसके बाद ये डिक्रीज करती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कैसे डिक्रीज करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यानी सॉलिड स्फीयर और थ्रू आउट तुम्हारी चार्जेस हैं। यानी अगर मैं बिल्कुल अच्छे से बता दूं आपको, सॉलिड स्फीयर से आप बता नहीं सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जब तक आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता हो। तो पहली बात तो सॉलिड स्फीयर है कैसी, क्या कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग है? क्योंकि अगर कंडक्टिंग होगी तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इनसाइड दिस स्फीयर वो 0 ही आएगी, जैसा कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया। तो ये सॉलिड स्फीयर जो है ना बच्चे, यहाँ पे इसका मतलब है कि दिस इज नॉन कंडक्टिंग, ऑफ कोर्स दिस इज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इस बात का ध्यान देना। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए ही जो अब मैं डेरिवेशन करवाऊंगी वो होगी, ऑब्वियसली इट इज चार्ज्ड, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर विच इज नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, प्रीवियस वाले में ये भी चार्ज थी, ये भी चार्ज थी बच्चे, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, शेल और सॉलिड कंडक्टर कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एक स्फीयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग चार्ज है, तो थ्रू आउट दिस स्फीयर इसमें क्या होगी? चार्ज होगी, थ्रू आउट दिस स्फीयर इसमें चार्ज। इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस दी हुई है इसकी कितनी? कैपिटल आर। यहाँ पे मेरे पास दो रीजन होगा बेसिकली, एक इनसाइड वाला, एक आउटसाइड वाला। पहले आउटसाइड वाला निकाल लेते हैं, वो इजी है ज्यादा। ठीक है, आउटसाइड वाले पॉइंट पे ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए। ये पॉइंट सपोज इसके सेंटर से ना स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है। हम क्या करते हैं, फिर से वही काम, फिर से हमने क्या किया, एक स्फेरिकल सरफेस, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। पॉइंट हमारा ये है, इस पॉइंट को तो हमें इंक्लूड करना है, तो ये मेरी हो जाती है गॉसियन सरफेस। अच्छा, यहाँ इस गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और साथ साथ आई मीन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी ना, जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी? ये डायरेक्शन मतलब ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। साथ ही साथ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी बच्चे। तो यानी एंगल हमेशा क्या दिख रहा है हमें? 0 डिग्री। एंगल हमेशा क्या दिख रहा है? 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है आपके थ्रू आउट द सर्फेस? क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पहला केस लेती हूँ, पहला केस क्या है मेरा? व्हेन, इस जगह पे पहला केस ले लेते हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, यानी आउटसाइड की बात मैं पहले कर रही हूँ, आउटसाइड, आउटसाइड। अच्छा, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे चार्ज क्यू ले, कैपिटल क्यू ही लेके चलो। मान लो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। गॉस लॉ कहता है अगेन, ये बिल्कुल प्रीवियस वाले केस की तरह इसकी डेरिवेशन है, बिल्कुल सब कुछ सही है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड, यही कैपिटल क्यू। ठीक है, यही चार्ज, ये जो गॉसियन सरफेस है कितनी चार्ज इनक्लोज कर रहा है? क्यू अमाउंट की, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई थ्रू आउट दी सरफेस क्या है? कांस्टेंट है। साथ ही साथ जो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर है दैट इज आल्सो 0 डिग्री। तो कैन वी जस्ट पुल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द इंटीग्रल। ठीक है, तो डी एस इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ से मेरी ई इक्वल्स क्या आ गई? सिंपली क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाई डी एस की इंटीग्रेशन क्या होगी? कौन सी आर? स्मॉल आर। भाई गॉसियन सरफेस की तो एरिया लिखेंगे ना, 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो क्या आ गई फिर से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से आर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो ई इक्वल्स क्या लिख सकते हो? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी तुम्हारा रिजल्ट सेम आ रहा है ना। अगर मेरी कोई पॉइंट चार्ज होती है ना क्यू अमाउंट की, तो इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो इतनी होती, यानी पूरी चार्ज को तुम इमेजिन कर सकते हो कि इट इज
इट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अभी तक जो मैंने तुम्हें कराया डेराइव, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद है, तुम्हें पता है। लेकिन सॉलिड स्फीयर के किसी अंदर के पॉइंट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल जीरो नहीं होगी, यहाँ पे वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं? क्योंकि कोई से भी पॉइंट ले लो, मान लो इससे अगेन ये r डिस्टेंस की दूरी पे है, तो हमारी सेकेंड वाली केस है व्हेन द स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट केप्ट एट इनसाइड, यानी हम अगर अंदर किस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या इस बार ये गॉसियन सरफेस जीरो चार्ज इनक्लोज कर रही है? नहीं ना, क्योंकि चार्ज तो थ्रू आउट एम्बेडेड है, इस सिस्टम में चार्ज फैली हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे जैसे मैंने तुमको लास्ट अभी इसमें बताया टॉपिक पे कि दिस क्यू है ना, तो गॉस लॉ में जो ये क्यू होती है, इट इज द इनक्लोज्ड चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस। तो हमको उतनी चार्ज निकालनी है जितनी गॉसियन सरफेस इनक्लोज कर रहा है, यानी हमको ये वाली चार्ज निकालनी है बच्चे, ये वाली चार्ज निकाली। कैसे निकाले ये चार्ज? हाँ, कैसे निकालें? देखो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना, तो अगर हमको यूनिफॉर्म हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाती है, यानी रो की वैल्यू चली आती है, तो क्या हम जस्ट इस येलो वाले वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज इनसाइड निकल जाएगी ना। चलिए लिखो, गॉस लॉ क्या कहता है, E डॉट ds अगेन इक्वल्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। चार्ज इनक्लोज्ड कितनी है बच्चे? चार्ज इनक्लोज्ड पहले तो रो इनटू वी निकालो, है ना। वी डैश भी इसकी, मान लो इसकी वॉल्यूम वी डैश है, रो कैसे निकलेगी? यहाँ लिख दो कहीं पे, रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा नेट चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, जो कि चार्ज को चार्ज जिसमें इतनी चार्ज है। तो क्यों, क्या इस पूरे स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर की चार्ज क्यों है? क्या इस पूरे सॉलिड स्फीयर की जो वॉल्यूम है इट इज 4/3 पाई, कौन सी आर? कैपिटल आर ऑफ कोर्स, है ना। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो ये मेरी रो आ गई। अच्छा वी डैश यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे? क्या वी डैश इज द वॉल्यूम दैट इज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस? क्या वी डैश हम लिख सकते हैं 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, लिख सकते हैं बच्चे? इसे पुट कर दो यहाँ पे, रो इनटू वी डैश, क्या लिखे, q बाई 4/3 पाई r क्यूब, और v डैश क्या है, साथ में एक एप्सिलॉन नॉट भी है। v डैश क्या है? v डैश है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यहाँ पे मैक्सिमम चीजें तो चली गई ना। क्या आया फाइनली? दैट इक्वल्स क्या आया बच्चे? q बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब आया। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, अगेन तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस है, साथ ही साथ तुम्हारी जो एरिया वेक्टर है, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर ds वेक्टर, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगेन 0 डिग्री एंगल, cos 0 इज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। सो E की वैल्यू E बाहर ले लो और क्या लिख लो, सिंपली द वॉल्यूम, द एरिया, द सरफेस एरिया, द क्लोज्ड एरिया ऑफ दिस ds, है ना। क्या हो जाएगी बच्चे, ये क्या हो जाएगी बताओ? ds की क्लोज्ड एरिया क्या लिखे यहाँ पे? 4 पाई, कौन सी आर? बताओ कौन सी आर? क्या ये एरिया जो है वो इस गॉसियन सरफेस की एरिया लिखते हैं हम? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगी, इक्वल्स क्या लिखा था, q r क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। तो क्या यहाँ से r स्क्वायर कट गया? क्या अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई मेरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q बाई r क्यूब स्मॉल r, ठीक है। आई क्या बच्चों? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? E इक्वल्स k q बाय r क्यूब इंटू r। तो ये मेरी दो वैल्यू आती है दो अलग अलग रीजन में, है ना। ये तो तुम्हारी वही सिंपल वाली पॉइंट चार्ज वाली, और ये हो गई तुम्हारी अगर स्फीयर के, सॉलिड स्फीयर के अंदर, है ना, तुम अगर किसी r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे तुम देखते हो तो ये होती है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर मैं वापस से ग्राफ ड्रॉ करूं, वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चे, एक सेकेंड, यहीं पे ग्राफ ड्रॉ करती हूँ मैं।
तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होती है, चलो देखते हैं जल्दी से। मान लो मैंने यहां से, ये मेरी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस और ये है मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे 0, यहाँ पे स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R, यहाँ पे मेरी सॉलिड स्फीयर का एंड खत्म होती है, और इसके बाद मेरी जो r है दैट इज ग्रेटर देन r, और इसके इधर क्या है, r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, चलो देखते हैं। अंदर की बात करें पहले, तो पहले आता है हमारा सेकंड वाला। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं बच्चे, यहाँ पे के क्यू बाय, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करिए विद आर, क्या ये पहली वाली जो टर्म है के क्यू बाय आर क्यूब, क्या ये कांस्टेंट टर्म है बच्चे? क्या देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है विद सर्टेन स्लोप। तो क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। हाँ, इसके बाद क्या होता, और यहाँ जो ये वैल्यू होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्या होगी, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर। ठीक है, आर की जगह पे तो अभी कैपिटल आर भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो गया ना सरफेस। अच्छा, बिल्कुल सरफेस की बात फिर से मैं कह रही हूँ नहीं करेंगे हम, है ना। चार्ज जहाँ होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फिर जब बाहर हम निकलते हैं, बाहर when small r is greater than capital R, उस केस में ये अगेन वैसे वेरी करता है जैसे प्रीवियस वाले केस में कर रहा था। तो ये अगेन क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगी मेरी, कुछ इस तरह की ग्राफ बनेगी। ठीक है, और ये इन्फिनाइट पे जाके मीट करेगा इस एक्सिस को, यानी इन्फिनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। व्हेन r इज इन्फिनाइट तभी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गई। प्रीवियस केस में हमने क्या देखा, कैसी ग्राफ बन रही है, अप टू कैपिटल R ये 0 है, और इसके बाद तो आफ्टर कैपिटल R दोनों की ग्राफ बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, दोनों की ग्राफ बिल्कुल सेम होगी। और बिफोर कैपिटल R, बिफोर अगर मैं स्फीयर की बात करूं, तो इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और इस केस में तुम्हारी लीनियरली वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हो बच्चों। एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैंने डिराइव की हैं गॉस लॉ से, देख लेते हैं जल्दी से। पहले तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमने देखा, पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर ये मेरी पॉइंट चार्ज है Q की, और इससे सर्टेन डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो इट इज इक्वल टू के क्यू बाय r²। अच्छा, सेकेंड है मेरा इन्फिनाइटली लाइन चार्ज, इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो ये मेरी लाइन चार्ज है जो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, स्ट्रेट वायर है, और इस पे क्या दे रखा है तुम्हें, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर की, और इससे सर्टेन डिस्टेंस पे, जो r डिस्टेंस की दूरी पे अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 2k लैम्डा बाई r। ठीक है, थर्ड मेरा है इन्फिनाइटली लार्ज चार्ज शीट, प्लेनर शीट है, प्लेन शीट की वजह से, प्लेन शीट की वजह से। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन शीट है, ठीक है, जो इन्फिनाइटली लार्ज है, इसकी डायमेंशन काफी बड़ी है। इसकी वजह से मान लो सर्टेन पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हें, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है स्फीयर, स्फेरिकल तुम्हारी जो बॉडी होती है। तो सबसे पहले शेल की बात कर लें। अब जो ये मैं लिख रही हूँ ना, ये तुम्हारी मास डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं लिख रही, मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। शेल का मतलब हुआ चार्ज से सरफेस पे है। अगर इस शेल की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस होगा। ठीक है, अगर अंदर की बात करूँ तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या होता है, 0, और किसी बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स के क्यू बाय, वही होता है जो तुम्हारी पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी ये डिस्टेंस अगर r है तो। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा सॉलिड स्फीयर। अगेन ये सॉलिड स्फीयर मैंने लिखा है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मास के लिए नहीं लिखा। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन एक सॉलिड स्फीयर है,
ठीक है। अंदर की मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका मैं नाम दे देती हूँ ई पी, और इसका नाम दे देती हूँ ई आर सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे ई पी की वैल्यू होती है, क्या होती है बच्चे, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आर, और ई आर की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर आर इज द स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो, याद करने वाली अगर क्या क्या चीजें हैं अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो इस जगह पे देखो, ये वाली, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, क्या तीनों सिमिलर नहीं है, तीनों सिमिलर नहीं है बच्चे। यहाँ पे याद करने वाली सिर्फ तुम्हारी लाइन चार्ज के लिए, ये याद रखना, शीट के लिए याद रखना, और सॉलिड स्फीयर की वो पॉइंट जो इनसाइड होती है उसके लिए, बस, ठीक है। तो यही मैंने तुम्हें गॉस लॉ के लिए, जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन करके जो डेरिवेशन की है, उससे तुम्हें फॉर्मूला और ये निकलता है, ये तुम्हें याद रखना है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है। थैंक यू।